हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने की रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ध्यान दीजिए, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी उससे पहले कुछ बेसिक्स क्लियर किए। यहां पे भी कुछ ऐसा ही है। ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड समझने से पहले, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझने से पहले बच्चों आपको ये वर्ड समझ आना चाहिए। ये वर्ड समझ आना चाहिए, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस वर्ड समझने से पहले आपको ये वर्ड समझ आना चाहिए, डिफ्यूजन। नाम तो सुना ही होगा। डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी सब्सटेंस के मूवमेंट जहां पे वो ज्यादा है वहां से वहां जहां पे वो कम है वहां जाएगा, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। वैसे जनरली ये डिफ्यूजन वर्ड हम गैसेस के लिए यूज करते हैं। जहां वो पर्टिकुलर गैस ज्यादा है वहां से वो वहां मूव करेगी जहां पे वो कम है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप एक रूम के एक कॉर्नर पे स्प्रे कीजिए, परफ्यूम का स्प्रे कीजिए, ऐसे से उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में आ जाएगी, दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाएगी। इट मीन्स वो गैस के मॉलिक्यूल्स, वो स्प्रे के मॉलिक्यूल्स मूव किए जहां पे उसकी हायर कंसंट्रेशन थी वहां से जहां उसकी कम कंसंट्रेशन थी, लो कंसंट्रेशन। एक रूम में एक कॉर्नर में धूप या अगरबत्ती जलाइए, ऐसे ऐसे उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में दूसरे कॉर्नर तक आ जाएगी। इट मीन्स उसके मॉलिक्यूल्स, उसके धुएं के मॉलिक्यूल्स जहां पे ज्यादा थे, उसकी हाई कंसंट्रेशन थी, वहां से वहां मूव किए जहां पे लो कंसंट्रेशन है। दिस इज डिफ्यूजन। ठीक है, तब भी समझ नहीं आया तो मैं एक यहां पे डायग्राम, एक इमेज बनाता हूं, इमेज दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगी। ठीक है, देखिए जरा, शाबाश। एक इमेज मैं यहां पे बना रहा हूं। मैं एक कंटेनर ले रहा हूं और इसी कंटेनर के साथ एक और कंटेनर अटैच कर रहा हूं। इसी कंटेनर के साथ एक और कंटेनर अटैच कर रहा हूं। लेफ्ट साइड वाले कंटेनर में मैं ले रहा हूं सिर्फ सॉल्वेंट, प्योर वाटर, H2O, ओनली सॉल्वेंट। और राइट साइड वाले कंटेनर में इक्वल अमाउंट में मैं ले रहा हूं सॉल्वेंट प्लस सल्यूट। सॉल्वेंट प्लस सल्यूट मतलब मैं ले रहा हूं सॉल्यूशन। इस साइड सिर्फ सॉल्वेंट है, उस साइड सिर्फ सॉल्यूशन है। पूरा सॉल्यूशन सल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, और बच्चों बीच में से राइट लेफ्ट आने का रास्ता भी है। राइट लेफ्ट आ जा सकते हैं मॉलिक्यूल्स। अब सोचिए जरा, देखिए जरा, वाटर के मॉलिक्यूल्स किस साइड ज्यादा है? लेफ्ट साइड, सॉल्वेंट वाली साइड ज्यादा या सॉल्यूशन वाली साइड ज्यादा? वैसे तो इक्वल अमाउंट है, ठीक है, लेकिन यहां पे सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल बन रहे हैं। यहां पे सिर्फ सॉल्वेंट है, तो ऑब्वियस है इस साइड वाटर ज्यादा है, इस साइड वाटर कम है। तो जहां वाटर ज्यादा है वो वहां से वहां मूव करेगा जहां पे कम है। वाटर की मूवमेंट यहां से यहां स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ठीक है जी। देखिए सल्यूट के पार्टिकल्स किस साइड ज्यादा है? यहां तो सल्यूट है ही नहीं, यहां पे सल्यूट के पार्टिकल्स हैं, तो सल्यूट की मूवमेंट राइट टू लेफ्ट हो रही थी। सल्यूट की मूवमेंट राइट टू लेफ्ट, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। आई थिंक ये वर्ड तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, ये वर्ड्स क्लियर करते करते हमें यहां तक पहुंचना है, ऑस्मोटिक प्रेशर तक। पहले यही वर्ड क्लियर कर लो, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन। जहां पे वो ज्यादा हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां से वो वहां मूव कर रहे हैं जहां पे उनकी कंसंट्रेशन कम है। सल्यूट वहां से मूव कर रहे हैं जहां पे वो ज्यादा है, वहां से वहां मूव कर रहे हैं जहां पे वो कम है। ये डिफ्यूजन है। तो आई थिंक डिफ्यूजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। 11th क्लास में भी था स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफ्यूजन। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने क्या करना है, मैं इन दोनों कंटेनर्स के बीच में एक स्पेशल टाइप का फिल्टर एडजस्ट कर रहा हूं।
इन दोनों कंटेनर्स के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक ऐसा फिल्टर, एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसके थ्रू कुछ पार्टिकल्स पास हो सकते हैं। सेमी मींस हाफ, परमिएबल मतलब परमिट। ये कुछ पार्टिकल्स को, हाफ पार्टिकल्स को अपने थ्रू पास होने देता है ये मेम्ब्रेन, कुछ को नहीं। एक्चुअली ये मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को, वाटर को अपने थ्रू पास होने देगा, सल्यूट पार्टिकल्स जो थोड़े से बड़े साइज के हैं उनको पास नहीं होने देगा। ये ऐसा मेम्ब्रेन होता है, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी कुछ रियल लाइफ की एग्जांपल्स भी मैं इसकी बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे अगर बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एडजस्ट कर दिया गया तो बच्चों पहले वाटर की मूवमेंट लेफ्ट टू राइट हो रही थी, यहां से यहां की तरफ हो रही थी। अब सोचिए जरा, क्या अब मूवमेंट वाटर की यहां से यहां होगी? यस होगी, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो पास कर ही सकते हैं इस मेम्ब्रेन से। तो सॉल्वेंट अभी भी पास हो रहा है, ये जा रहा है सिस्टम, लेकिन सल्यूट पार्टिकल्स की मूवमेंट रुक जाएगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, सल्यूट पार्टिकल्स की डिफ्यूजन रुक गई। अब डिफ्यूजन हो रही है सिर्फ सॉल्वेंट 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 की, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। जहां पे वाटर ज्यादा था वहां से वहां मूव कर रहे हैं जहां पे वो कम था। बच्चों इसे कहते हैं हम ऑस्मोसिस। दिस इज डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली। देखिए यहां डेफिनेशन लिखता हूं मैं, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली, सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, जहां पे वो ज्यादा है, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये वर्ड लिखना जरूरी है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये वर्ड लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि फिर तो सल्यूट की भी मूवमेंट होगी ना। हमें ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट करनी है, सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट। एक डेफिनेशन और है बच्चों इसकी, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं दोनों डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं। इट इज द मूवमेंट ऑफ, ऑस्मोसिस के बारे में बोल रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली, है तो ये सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट है, सॉल्वेंट ओनली फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, from lower concentration to higher concentration, through a semi permeable membrane, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट हो रही है वाटर की, सिर्फ सॉल्वेंट की, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए और देखिए जरा इन दोनों डेफिनेशंस में क्या डिफरेंस है। ये डेफिनेशन भी पढ़िए, ये डेफिनेशन भी पढ़िए और देखिए जरा इनमें क्या डिफरेंस है। पॉज करके फिर सोचिए जरा, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं इन दोनों डेफिनेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों डेफिनेशन का मीनिंग सेम ही है। देखिए कैसे। फर्स्ट डेफिनेशन, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली, मतलब वाटर की मूवमेंट है, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, जहां पे वाटर ज्यादा है, वाटर ऑब्वियस है यहां पे ज्यादा है, सॉल्वेंट वाली साइड, लेफ्ट साइड, टू इट्स हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, जहां पे वाटर ज्यादा है वो वहां से मूव कर रहा है जहां पे वो कम है। मतलब फर्स्ट डेफिनेशन बोल रही है कि वाटर की मूवमेंट लेफ्ट टू राइट हो रही है और ऐसी ही होनी चाहिए थी नेचर के अकॉर्डिंग। अब मैं सेकेंड डेफिनेशन की बात करता हूं, इट इज ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली, ये भी सॉल्वेंट की मूवमेंट है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, इट्स लोअर नहीं बोला हुआ है, टोटल ओवरऑल में लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? हायर कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा सल्यूट, ज्यादा घना, ज्यादा गाढ़ा सोल्यूशन। तो हाईली कंसंट्रेटेड ये हुआ ना राइट साइड वाला, ये तो डाइल्यूटेड हुआ, ये तो सिर्फ वाटर 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 है, इधर तो सल्यूट है ही नहीं। इट इज लोअर कंसंट्रेटेड, इट इज हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, इसमें सल्यूट ज्यादा है।
ठीक है, तो सेकंड डेफिनेशन भी यही कह रही है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, सोल्यूशन के लोअर कंसंट्रेशन यहां है, टू हायर कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेटेड, टू दिस। तो फर्स्ट डेफिनेशन भी लेफ्ट टू राइट मूवमेंट बोल रही है, सेकंड डेफिनेशन भी सॉल्वेंट की लेफ्ट टू राइट मूवमेंट बोल रही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, कोई डिफरेंस नहीं है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन लिखी होंगी, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। बस ये देखिए, ये इट्स वर्ड से मीनिंग जो है वो सेम रह रहा है। इट्स हायर, जहां वाटर ज्यादा है, इधर सिंपल लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहां सल्यूट कम है, टू हायर कंसंट्रेशन जहां सल्यूट ज्यादा है, और ये ऐसी ही मूवमेंट होनी चाहिए थी। इसे कहते हैं बच्चों हम ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छे से समझ आ जाए उसके लिए पहले हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस। अब एक एग्जांपल और सुनिए, अब थोड़ी सी बायो पढ़नी है हमने, ठीक है, थोड़ा सा बायो वाले बच्चों को इसमें मजा हो जाएगा, उन्होंने पहले भी 11th में ये सब चीजें पढ़ी होंगी। एग तो सबने देखा होगा, एग के ऊपर शेल है और अंदर थिक सा मटेरियल, व्हाइट पोर्शन जो है वो एल्बुमिन प्रोटीन होता है और सेंटर में योक है। हमने क्या करना है, एग को बॉयल करना है, बॉइल्ड एग लेना है। जब बच्चों हम बॉइल्ड एग का शेल निकालते हैं, तो शेल निकालते ही शेल के अंदर ही जस्ट एक लेयर, अंदर एक पतली सी थिन सी लेयर होती है, देखी होगी सबने, खाया नहीं होगा, देखा तो होगा ही सबने। वो पतली सी लेयर, वो थिन सी लेयर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। रियल लाइफ की एग्जांपल बता रहा हूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। ऐसी मेम्ब्रेन जिससे सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास हो सकते हैं, सल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपने क्या करना है बच्चों, ये डेफिनेशन लिख लेना। आपने क्या करना है, एक एग लेना है, अब बॉइल्ड नहीं, सिंपल एक एग लेना है और उस एग को HCl में डिप करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करना है। एग का जो शेल है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल है, वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, इमेजिन कीजिए प्रैक्टिकल। एग लेना है, एग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन में कुछ परसेंटेज होती है उसकी, उसमें डिप करना है, तो एग का जो शेल है ना वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और अंदर से आ जाएगी वो थिन सी मेम्ब्रेन। इमेजिन कीजिए, अब एग की वो थिन सी मेम्ब्रेन है और अंदर वही थिक सा मटेरियल है, प्रोटीन वगैरह का, एग यॉक का थिक सा मटेरियल। इस एग को एक टब में वाटर में डिप करके रख दो, वाटर में डिप करके रख दीजिए। बाहर भी वाटर है, अंदर भी वाटर है, लेकिन कंपैरिजन में बाहर वाटर ज्यादा, अंदर सल्यूट ज्यादा, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सल्यूट अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ जा नहीं सकता, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिर्फ वाटर पास होगा, सिर्फ वाटर, वो भी बाहर से अंदर की तरफ। वाटर की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि वाटर बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, एग स्वेलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, एग फूलना स्टार्ट कर जाएगा, स्वेलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी एक रियल लाइफ की एग्जांपल है ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस की एग्जांपल। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आपने समर में, आजकल भी समर ही चल रहा है, गर्मियां चल रही हैं, आप देखते होंगे सब्जी वाले, फ्रूट वाले क्या करते हैं, कंटिन्यूसली सब्जियों पे पानी फेंकते रहते हैं, पानी फेंकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर वाटर ज्यादा है सब्जियों के, बाहर वाटर कम है, गर्मी है, तो अंदर से वाटर बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, सब्जी सूख जाएंगी, तो बाहर वाटर फेंकते रहते हैं ताकि बाहर वाटर ज्यादा रहे, बाहर से वाटर अंदर एब्जॉर्ब होता रहे, अंदर एब्जॉर्ब होता रहे और वो फ्रेश रहे। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है ऑस्मोसिस की। और भी थोड़े से बायो वाले वर्ड में यहां पे बताता हूं आपको, देखिए ध्यान से बच्चों। अगर हम प्लांट सेल ले लें या एनिमल सेल ले लें, सेल जैसे मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, वैसे ही किसी भी टिश्यू का या बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल सेल होता है। उसके सेंटर में भी न्यूक्लियस होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और आगे पीछे साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। वाटर तो होता ही होता है, वाटर तो हो गई। बच्चों अगर हम इस सेल को
ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अगर हम इस सेल को वाटर में डिप कर दें, अगर हम इस सेल को वाटर में डिप कर दें तो बच्चों बाहर वाटर ज्यादा अंदर वाटर कम, तो बाहर से वाटर अंदर जाना स्टार्ट कर जाएगा। इसे हम कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ही हो रही है अंदर की तरफ, एंड ऑस्मोसिस। ये सेल स्वेलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल स्वेलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे ही वाटर एंटर करता गया तो ये सेल बर्स्ट भी हो सकता है बच्चों, ये सेल बर्स्ट भी हो सकता है। ये जो सेल स्वेलअप हो रहा है इसको बायो में बोलते हैं फ्लैसिड। नीट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बायो वालों के लिए, फ्लैसिड। बाकी तो सबने ये पढ़ना ही पढ़ना है। अगर एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं एक सेल को एक ऐसे कंटेनर में डिप करूं जिसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, वाटर तो है ही है, साथ में सॉल्यूट भी है, बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाई कंसंट्रेशन वाले को बच्चों हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड। किसी दूसरे के कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर कम है। सॉल्यूट ज्यादा, वाटर कम कंपैरिजन में। अब अंदर वाटर ज्यादा है, सेल के अंदर वाटर ज्यादा है, सॉल्यूट तो अंदर बाहर आ जा नहीं सकते, सॉल्वेंट वाटर अंदर से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्वेंट अंदर से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं बच्चों एक्सऑस्मोसिस। एक्सऑस्मोसिस, अंदर से बाहर आ रहा है वाटर, सेल श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा? सेल श्रिंक होगा। अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा? कौन सा सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक। ये सब नोट करना अपने हैंडराइटिंग में। हाइपो मतलब होता है कम, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, टॉनिक मींस कंसंट्रेशन। अगर कम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन मतलब ज्यादा वाटर, कंपैरिजन में ज्यादा वाटर, तो बाहर से वाटर अंदर जाएगा, एंड ऑस्मोसिस होगी। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डिप करके रखते हैं, हाइपर मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन, टॉनिक मींस कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में, ज्यादा कंसंट्रेशन मतलब वाटर कम, कंपैरिजन में वाटर कम है तो अंदर से वाटर बाहर आएगा, एक्सऑस्मोसिस। एक्स बाहर, एंड अंदर की तरफ, सेल श्रिंक, सेल स्वेलअप, फूलना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो आपको एक्सऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस ये वर्ड भी समझने हैं, और हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक ये वर्ड भी समझने हैं। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, और एक और वर्ड होता है आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम, सेम कंसंट्रेशन। ठीक है, आप खुद सोचिए जरा, अगर हम सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं, आइसोटोनिक जिसकी कंसंट्रेशन बराबर है, तो बच्चों ना होगी एंडोस्मोसिस, ना होगी एक्सोस्मोसिस। जब बराबर कंसंट्रेशन है, बराबर वाटर और सॉल्यूट है, तो फिर कोई मूवमेंट नहीं होगी, इक्विलिब्रियम आ गया। हाइपरटोनिक में एक्सोस्मोसिस, हाइपोटोनिक में एंडोस्मोसिस होगी। तो ये कुछ बायो के वर्ड्स भी हैं बच्चों जो हमने बीच में यूज करने हैं। ठीक है, जो हम रियल लाइफ के एग्जांपल्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में सुनाता हूं आपको, एग्जाम में 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। सुनिए क्वेश्चन क्या था। व्हाट विल हैपन्स इफ वी विल प्लेस आरबीसीज इन वाटर? व्हाट विल हैपन्स, क्या होगा अगर हम आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज को वाटर में डिप करके रख दें तो बच्चों 100% स्टूडेंट्स इसका आंसर देते हैं। जो एग्जाम देना आया हुआ है वो इसका आंसर देता है, और उसमें भी गलती कर देता है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सुनो, हम भी पेपर्स चेक करते हैं तो हमें पता है बच्चे क्या आंसर लिखते हैं। स्टूडेंट्स आंसर लिखते हैं कि अगर हम आरबीसीज को वाटर में डाल दें तो वाटर ब्लड रेड कलर का हो जाएगा। बिल्कुल सही है, वाटर में ब्लड ऐड कर रहे हो तो ब्लड रेड कलर तो होना ही है, लेकिन केमिस्ट्री कहां आई इसमें? आंसर में केमिस्ट्री कहां आई? कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे।
आप बोलोगे अगर हम आरबीसीज को, ऐसे सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को अगर वाटर में डिप करें तो एंड ऑस्मोसिस होगी। आपके आंसर में ये वर्ड आना चाहिए, एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस होगी, सेल स्वेलअप होंगे, आरबीसी स्वेलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे और अंदर का मटेरियल वाटर में मिक्स हो जाएगा, वाटर ब्लड रेड कलर का हो जाएगा। यस, आरबीसीज वाटर में डालने हैं, वाटर ने तो ब्लड रेड कलर का होना ही है, लेकिन एंड ऑस्मोसिस वर्ड आपके आंसर में आना चाहिए, स्वेलअप वर्ड आपके आंसर में आना चाहिए और बर्स्ट ये वर्ड भी आपके आंसर में आना चाहिए। ठीक है, ये सब ऑस्मोसिस है। अभी तक ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट नहीं हुआ, ये सब मैं ऑस्मोसिस के बारे में ही बोल रहा हूं बच्चों। अब देखिए जरा, हमारी बॉडी में भी होता है ऐसे, पानी पीते हैं, वाटर एब्जॉर्ब होता है सेल्स में। ठीक है, कहते हैं सेल्स की ग्रोथ का, हमारी बॉडी की ग्रोथ का एक छोटा सा रीजन ये भी है। ठीक है, लेकिन सोचिए जरा, अगर ऐसे ही वाटर एब्जॉर्ब होता रहा लिविंग सेल्स में, लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह सब जगह पे, आरबीसीज में, अगर ऐसे ही वाटर एब्जॉर्ब होता रहा, एंड ऑस्मोसिस होती रही तो सेल तो बर्स्ट होने लगेंगे। और अगर ऐसी सेल बर्स्ट होते गए फिर तो एक टाइम ऐसा आएगा पूरी बॉडी ही बर्स्ट हो जाएगी पानी पी के। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसे बॉडी बर्स्ट, सेल्स बर्स्ट करते रहते हैं? नहीं बच्चों, जैसे ही वाटर की मूवमेंट स्टार्ट हुई, जैसे ही एक्सेस ऑफ वाटर एंटर करने लगा तो सेल की इनर वॉल्स एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जब ज्यादा वाटर ऐड हो गया, जब ज्यादा वाटर एंटर हो गया, अब और ज्यादा नहीं आना है, बर्स्ट होने के चांसेस हैं, तो ये सेल की इनर वॉल्स एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं ताकि ये वाटर की मूवमेंट रुक जाए। बायो में उसे कहते थे टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर, यहां पे हम उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बायो वाले समझ गए होंगे, बाकी नॉन बायो वाले इधर से समझिए। वापिस इस डायग्राम पे आइए। बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था, वाटर की मूवमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ हो रही थी, सल्यूट की मूवमेंट रुक गई थी क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सल्यूट नहीं आ सकता। वाटर की मूवमेंट हो रही है, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ऑस्मोसिस स्टॉप कर देनी, ऑस्मोसिस रोक देनी है, ऑस्मोसिस ना हो। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड से हमें एक प्रेशर अप्लाई करना है, अपोजिट साइड से एक प्रेशर अप्लाई करना है। ये लीजिए, मैंने एक पिस्टन अप्लाई कर दिया, पिस्टन, पंप, इंजेक्शन रेडीमेड पिस्टन है। एक पिस्टन पंप से मैं इधर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं अपोजिट डायरेक्शन में। प्रेशर अप्लाई किया, वाटर की मूवमेंट स्लो हो जाएगी। प्रेशर और अप्लाई करो, वाटर की मूवमेंट और स्लो हो जाएगी। प्रेशर और अप्लाई कीजिए, वाटर की मूवमेंट रुक जाएगी। प्रेशर नोट करो, मान लीजिए 30 प्रेशर पे, 30 बार प्रेशर पे, सपोज करो 30 प्रेशर पे वाटर की मूवमेंट रुक गई, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, 10 बार प्रेशर दिया, अपोजिट से प्रेशर देना, ध्यान रखें, यहां प्रेशर नहीं दे देना। अगर आप यहां प्रेशर अप्लाई करोगे तो वाटर की मूवमेंट और फास्ट हो जाएगी। वाटर की मूवमेंट फास्ट नहीं करनी है, उसको स्टॉप करना है, रोकना है। पहले ऑस्मोसिस वर्ड समझो, फिर ऑस्मोसिस को रोकने का तरीका समझिए। वाटर की मूवमेंट को रोकना है अब हमने, तो इतना प्रेशर अप्लाई करना है अपोजिट डायरेक्शन से कि वाटर की मूवमेंट रुक जाए। मान लो 10 बार प्रेशर लगाया, वाटर की मूवमेंट स्लो हो गई। 20 बार प्रेशर लगाया, वाटर की मूवमेंट और स्लो हो गई। 30 बार पे वाटर की मूवमेंट रुक गई। दैट 30 इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इस 30 को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये देखिए जी, यहां डेफिनेशन लिखता हूं मैं यहां पे, osmotic pressure is pressure applied on solution। ध्यान रहे, solution पे, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाना है, on solution, just to prevent the process of osmosis, just to prevent the process of osmosis। बस इतना प्रेशर लगाना है कि ऑस्मोसिस रुक जाए, ज्यादा ऑस्मोसिस ना हो, अब वाटर की मूवमेंट रुक जाए, इसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करो, वाटर की मूवमेंट रुक जाए। मान लीजिए 30 बार ऑस्मोटिक प्रेशर है,
तो 10 बार पे वाटर की मूवमेंट रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी। 20 बार पे वाटर की मूवमेंट और स्लो हो जाएगी। 29 बार पे वाटर की मूवमेंट और स्लो हो जाएगी और 30 बार पे वाटर की मूवमेंट रुक जाएगी, स्टॉप्स। 30 इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? ये एक छोटी सी चीज और इसमें ऐड कर रहा हूं बच्चों, अगर हम 40 बार प्रेशर दे देंगे तो क्या होगा? ऑस्मोसिस रुक गई है, वाटर मूवमेंट स्टॉप, लेकिन हमने प्रेशर देना स्टॉप नहीं किया। हम 30 से भी आ गए, हम 40 पे चले गए, तो बच्चों यहां पे प्रॉब्लम, यहां पे भागदौड़ स्टार्ट हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी। इन पे एक्सेस प्रेशर आ रहा है तो इनको भागना पड़ेगा। यहां से तो भाग नहीं सकते, यहां पे तो दीवार है, यहां से भी नहीं भाग सकते, यहां पे भी दीवार है। एक यही एरिया बचता है, ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं भाग सकते, यही रास्ता बचता है। लेकिन इस रास्ते से सल्यूट तो पास हो नहीं सकता, तो क्या होगा? सिर्फ सॉल्वेंट की उल्टी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, सॉल्वेंट की रिवर्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों इसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ओनली फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन, जहां पे वो कम है, फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू इट्स हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे ऑन सोल्यूशन तो ऑस्मोसिस का उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी। हम ये सारी चीजें करते हैं, बायो भी पढ़ ली, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ गया रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। तो ऑस्मोसिस का उल्टा, उल्टी डायरेक्शन में वाटर मूव करवाना है। ये सेम वैसा ही है बच्चों, जैसे आपके घर में प्यूरिफायर लगे ना, वाटर प्यूरिफायर, आरओ। आरओ का मतलब ही यही है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, आपके घर में प्यूरिफायर है, आरओ, यूवी और पता नहीं क्या क्या, एक्स्ट्रा मिनरल्स, एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज बाहर निकालनी है। बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए यूवी रेज हैं, लेकिन बैक्टीरिया वायरस किल तो हो गए, ये आपका वाटर है, इम्प्योर वाटर। बैक्टीरिया वायरस किल हो गए, उनकी डेड बॉडीज यहीं पे पड़ी हुई हैं, एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज यहीं पे पड़ी हुई हैं। तो उस फिल्टर में कुछ ऐसा करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, वाटर की उल्टी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। बाकी सब यहीं पे रह गया, बैक्टीरिया वायरस की डेड बॉडी भी यहीं रह गई, एक्स्ट्रा मिनरल्स, एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज, ऑल मिनरल्स यहीं पे रह गए, आपको प्योर वाटर यहां पे मिलता है, प्योर वाटर। ठीक है, इस प्योर वाटर में फिर मिनरल्स ऐड करने चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत तो मिनरल्स हमें चाहिए भी वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में थोड़े बहुत मिनरल्स भी होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ प्योर आरओ वाला वाटर भी नहीं पी सकते आप, तो बड़े ध्यान से हमें फिल्टर जो है वो लेना होता है, वाटर फिल्टर। ऐसा ना हो कि प्योर आरओ वाला ही फिल्टर ले लो, प्योर वाटर ले लो, तो आपकी बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको उसमें मिनरल्स भी चाहिए। तो बच्चों ये आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा ध्यान दीजिए यहां पे और अपने आप से क्वेश्चंस पूछिए और उसके आंसर दीजिए। 30 इज ऑस्मोटिक प्रेशर, 30 ऑस्मोटिक प्रेशर है। अगर प्रेशर 10 है तो बताओ किस साइड का लेवल बढ़ेगा, लेफ्ट साइड का या राइट साइड का? अगर 10 बार प्रेशर है तो वाटर की मूवमेंट यहां से यहां हो रही होगी, स्लो होगी लेकिन हो रही होगी, इसका लेवल बढ़ रहा होगा। अगर प्रेशर 30 बार है तो किस साइड का लेवल बढ़ेगा? किसी का भी नहीं, लेवल कांस्टेंट रह जाएगा। अगर 40 बार प्रेशर दे दिया तो इस साइड का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर की मूवमेंट यहां से यहां स्टार्ट हो गई। तो डायग्राम पे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। तो अपने नोटबुक पे क्या लिखना है, ये डायग्राम, डिफ्यूजन वर्ड, ऑस्मोसिस की दोनों डेफिनेशंस, ठीक है, फिर एंड ऑस्मोसिस, एक्सऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, और लास्ट में लिखना है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, और ये सब चीजें इस डायग्राम से समझनी है, इस डायग्राम से। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल बताता हूं, उससे और अच्छे से ये चीज क्लियर हो। अब देखिए बच्चों, अब ये हेडिंग देखिए ध्यान से, यहां से एक बार फिर से आपको ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर समझ आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है हमारे पास, शायद आपके टेक्स्ट बुक में ना हो, जिस एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करेंगे। इसे हम हार्ले ब्रेकले मेथड भी कहते हैं। हार्ले ब्रेकले मेथड साइंटिस्ट के नाम पे है,
देखिए कुछ ऐसा apparatus है जिसमें 2 कंटेनर है, वैसे ही जैसे मैंने सिंपल डायग्राम से समझाया था। एक कंटेनर में सोल्यूशन है, एक कंटेनर में सॉल्वेंट है, 2 कंटेनर है। ये बैक साइड से ये स्टैंड है, 2 कंटेनर है। सॉल्वेंट, इसमें सिर्फ वाटर 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 है, सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट। इसमें सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है वो इसमें। बीच में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू सिर्फ वाटर यहां से यहां आ रहा था, सिर्फ वाटर, सल्यूट तो कहीं नहीं आ जा सकता। जिस कंटेनर में, जिस टैंक में सोल्यूशन है, उसके 2 लिम्ब्स हैं, 2 टांगे हैं, 2 लिम्ब्स। एक लिम्ब में एक मार्क है, एक निशान है, एक मार्क है, मार्क M, और दूसरी लिम्ब में प्रेशर देने का सिस्टम रखा हुआ है, पिस्टन, और साथ साथ में प्रेशर गॉज। जब गाड़ी के टायर में हवा भरते हैं तो मेजर करते हैं ना प्रेशर, बस वैसा ही मीटर है, जिससे पता चल जाएगा कितना प्रेशर अप्लाई किया। तो देखिए ध्यान से, वाटर की मूवमेंट यहां से यहां हो रही थी, सॉल्वेंट की मूवमेंट यहां से यहां हो रही थी, मार्क के हिसाब से लेवल बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। हमने सोल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई कर दिया, सोल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई कर दिया, वाटर की मूवमेंट स्लो हो गई, और प्रेशर अप्लाई किया और स्लो हो गई, और प्रेशर अप्लाई किया, वाटर की मूवमेंट रुक गई, वाटर की मूवमेंट रुक गई। प्रेशर गॉज में प्रेशर मेजर करो, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, खत्म बात। उससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर उससे भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, मान लीजिए वही 30, मान लीजिए 30 ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेकिन हमने और प्रेशर अप्लाई किया तो मार्क के हिसाब से लेवल कम होने लगेगा, सॉल्वेंट यहां से यहां जाने लगेगा, सल्यूट तो नहीं, सॉल्वेंट, रिवर्स ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस डायग्राम के हिसाब से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। सोचिए जरा, अगर मार्क के हिसाब से लेवल बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, इट मींस वाटर यहां से यहां आ रहा है, ऑस्मोसिस, प्रेशर कम है। अगर मार्क के हिसाब से लेवल कम हो रहा है, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रेशर बहुत ज्यादा लगा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा। और अगर मार्क के हिसाब से लेवल कांस्टेंट हो गया है, तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, 30 प्रेशर आ गया। तो इस डायग्राम की हेल्प से आप एक्सपेरिमेंटली आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हो, ठीक है जी। अब थोड़ा सा ध्यान से यहां पे देखना बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। अब इसको आप पाई बोलिए या ना बोलिए, आपकी मर्जी है। ऑस्मोटिक प्रेशर को इस साइन से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, जितना ज्यादा सल्यूट होगा, उतना कम सॉल्वेंट होगा, उतना वाटर यहां से यहां आएगा उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। जितना वाटर यहां से यहां आएगा, उसको रोकने के लिए उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात, जितनी ज्यादा ऑस्मोसिस उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको स्टॉप करने के लिए उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, उतनी ज्यादा मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की। जितनी ज्यादा मूवमेंट उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा स्टॉप करने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करो। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, इक्वल टू लगाइए, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे हम। देखना क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया, CRT, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R। हाँ बच्चों, ये वही R है जो स्टेट्स ऑफ मैटर में एज अ गैस कांस्टेंट यूज करते थे। SI यूनिट्स में वैल्यू 8.314 और दूसरे यूनिट्स में 0.0821। याद है? आइडियल गैस इक्वेशन याद है? ये देखो इधर लिखता हूं, आइडियल गैस इक्वेशन याद है, PV इज इक्वल टू nRT, थी ना? ये वही है बच्चों, ये वही इक्वेशन है। ये देखिए, ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, ये देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, मतलब मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। ये V इधर आ जाएगा, PV, ये प्रेशर ही है ना, PV इज इक्वल टू nRT। ये वही इक्वेशन है। तो बच्चों ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, और यहां से प्रूव हो रहा है इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोसिस नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स।
लेकिन ध्यान रहे बच्चों, ये ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है। एसआई यूनिट्स में टेम्परेचर केल्विन में लेना। बाकी क्वेश्चन से समझ आ जाएगा क्या कन्वर्ट करना है क्या नहीं कन्वर्ट करना है। तो यहां मोलैरिटी यूज करनी है, और मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो मोलैरिटी के साथ टेम्परेचर भी यूज करना है, और गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू यूज करनी है। मतलब सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन बनानी है जी, इस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी इसमें आ सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस मैं अभी सेंड करता हूं आपको। ठीक है जी, ये हमारी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना। लास्ट आपका टॉपिक होगा इस यूनिट का। ठीक है, देखेंगे क्या है, आप इसके क्वेश्चन निपटाना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।